IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। आएंगे जाएंगे, लेकिन मेहरबानी करके देश की एकता में दरार नहीं पड़नी। 'कान पकड़ करके जनता से माफी मांगते हैं। पूरी पूंजी को और देश को निगलने के लिए तैयार हो गया है कि अगर मैंने एक पैसे की गड़बड़ की है, अब भी इसी वक्त मुझे गिरफ्तार करो। जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है इनका धन्यवाद करने का। 7 तारीख को भारी मतदान करके विजय दिलाएंगे। बस 2 दिन और प्रचार के लिए दिल्ली का दंगल अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। तमाम दिग्गजों ने अपने पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा दांव लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में आखिरी चुनावी रैली कर चुके हैं और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रैली कर प्रधानमंत्री और आम आदमी पार्टी को निशाना बना चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आज फिर आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठाए, केजरीवाल से सीधे सवाल पूछे, जिन पर फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। दिल्ली चुनावों को बस 2 दिन बचे हैं और दिग्गजों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करते नजर आए। राहुल ने अपनी रैली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को निशाना बनाया, लेकिन उनका सबसे तीखा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही था। मोदी जी ने कहा कि मैं आप सबको रोजगार दूंगा। मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। अब तक आए तमाम सर्वे कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस को 2013 के मुकाबले भी कम सीटें मिलेंगी। ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष की कोशिश खुद को दिल्ली के दंगल में मजबूती से वापस लाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दिल्ली में आखिरी रैली थी। पीएम ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में आप और कांग्रेस को निशाना बनाया। जो अपने आप को नेक दिल बताते थे, ईमानदार बताते थे, उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया भाइयों। किस प्रकार के लोग हैं, बातें कैसी करते और कारनामे कैसे करते हैं। उधर आम आदमी के फंड का तथाकथित फर्जीवाड़ा भी लगातार चर्चा में है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बेहद तीखे अंदाज में सीधे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से इस फर्जीवाड़े पर सवाल पूछे। न कंपनी का पता, न उसका एड्रेस सही, न जो व्यक्ति उसका निर्देशक है उसके दिए हुए एड्रेस पर उसका नहीं पाया जाना वर्षों से, 10 साल से 15 साल से। ये सवाल है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। तो उधर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इस मसले पर सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी। कल मुझे बड़ा दुख हुआ, देश के फाइनेंस मिनिस्टर टीवी पे आके कहते हैं ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मैं आप सब लोगों के जरिए चुनौती देता हूं देश के फाइनेंस मिनिस्टर को कि अगर मैंने एक पैसे की गड़बड़ की है, अब भी इसी वक्त मुझे गिरफ्तार करो। सियासत में साम दाम दंड भेद सबकी अहमियत है। जब दिल्ली का दंगल अपने आखिरी दौर में है तो पार्टियां हर दांव आजमा लेना चाहती हैं। फिलहाल संघर्ष त्रिकोणीय है और ऊंट किस करवर बैठेगा ये 10 फरवरी को ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। क्या वाकई बीजेपी सरकार बनाने जा रही है या फिर सरकार आपकी बन रही है? दोनों तरह के दावे आज हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस की नेता रागिनी नायक, बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास जाएं उससे पहले आपको याद दिला दें, आज रात 7 बजे से लगातार जरूर देखिए हमारा खास सुपर सर्वे, सारे सर्वे का निचोड़ IBN 7 पर।
सबसे पहले आइए चलते हैं विक्रांत के पास। विक्रांत, ये बताएं कि अगर भीड़ से ही अंदाजा लगाया जाए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आपको कौन आगे लग रहा है, इस वक्त क्या टक्कर आप कांटे की बनाएंगे या फिर आपको लगता है कि दिल्ली फैसला कर चुकी है? देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि दिल्ली का फैसला जो है वो 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से सर्वे हो रहे हैं उसने निश्चित तौर पर बीजेपी को परेशानी में डाला है, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे उन्होंने जनता से यही अपील की कि वो चुनावी सर्वों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि पहले भी इस तरीके के चुनावी सर्वे आए। जब वो बनारस से लड़ने गए तब भी चुनावी सर्वे आए और कुछ सर्वे में तो उन्हें हरा भी दिया था, और कुछ सर्वों ने पिछली बार विधानसभा में जिस तरीके के नतीजे दिए थे वो भी गलत साबित हुए थे। एक तरह से वो ये कहना चाह रहे थे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। कल उन्होंने हालांकि अपने भाषण में थोड़ा सा जिक्र किया था चुनावी सर्वे का, लेकिन आज उससे ज्यादा किया और ये कहा कि सर्वों पर ध्यान ना दें और जनता अपना फैसला अपने विवेक से करती है। जनता ये जानती है कि दिल्ली का विकास कौन कर सकता है और जनता इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालेगी। उन्होंने दिल्ली के लोगों से पुरजोर अपील की कि वो अगर दिल्ली का विकास चाहते हैं तो उन्हें वोट करें। अब लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में इस समय एकदम कांटे की टक्कर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके भाषण में पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों रहा करते थे, अब अधिकांश हिस्सा, उसका एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी पर वो हमला करते हैं। भले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी या उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन काफी तीखे व्यंग किए। कल हवाला के जो कथित आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे थे उन पर उन्होंने सवाल उठाए। आज भी उन्होंने सवाल उठाया और दिल्ली के लोगों से ये कहा कि वो ये तय करें कि किस तरह की सरकार वो चाहते हैं। विक्रांत, हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय के पास। अश्विनी जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री आज भी अपने आखिरी भाषण में दिल्ली का, जैसे वो कह रहे थे, बिल्कुल साफ साफ तौर पे कह रहे थे कि किरण बेदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि अखबारों में आज जो सर्वे आए हैं उनमें 1-2 को छोड़ दीजिए, अधिकतर आपकी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। क्या है उनके इस विश्वास का कारण? आकाश जी, एक तो मैं आपको बताऊं, जो सर्वे आ रहे हैं हम उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको हमने भी पढ़ा है, सर्वे देखा है, और हमने जून में भी सर्वे देखा था, मई में भी सर्वे देखा था। ये बड़ी अच्छी बात है कि जनता जो सर्वे होते हैं उससे हमें 60-70 सीट ज़्यादा दिया। जून के जो सर्वे थे उसमें 220-230 लोग दिखा रहे थे, बाद में हमें 286 मिला, अकेले बीजेपी को, एनडीए को मिला जाके 325। हमारा अपना खुद का भी एक सर्वे होता है और हम आपको बताएं, जो हम सर्वे कराते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका सैंपल साइज मुझे लगता है कोई मीडिया नहीं कराता। हमारा सबसे ज्यादा सैंपल साइज है। हम उस सर्वे के आधार पर जनता से हम जो 1-to-1 डे टू डे हम मिल रहे हैं उसके आधार पर ये कह रहे हैं हम पूरी तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। किरण बेदी जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं 10 दिन के अंदर, और इसलिए जनता को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जनता को यह समझने की जरूरत है कि कौन आदमी जादूगर है और कौन आदमी वास्तव में सेवा करना चाहता है, कौन आदमी शब्दों से जादू कर रहा है, कौन आदमी यहां पे एक ईमानदारी की चादर ओढ़ के उसके ईमानदारी की उस चद्दर के नीचे क्या क्या करता है रातों को, और कौन किसका खुला जीवन है, कौन सेवा भाव से आया है और कौन गुमराह कर रहा है। रागिनी नायक हमारे साथ हैं। रागिनी, आप अश्विनी उपाध्याय को सुन रहे हैं, आज आप मोदी जी को भी थोड़ी देर पहले सुन रही होंगी और आपने राहुल गांधी जी को भी सुना है। आज आपको सर्वे सही लगते हैं? देखिए, अश्विनी जी की बात पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी के होते हुए शब्दों के जादूगर का खिताब कोई और ले जाए, ये बड़ी ही हास्यास्पद बात लगती है। लेकिन अगर आप सर्वे की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपना मत हमेशा स्पष्ट रखा है। आप किसी भी तरीके के सैंपल साइज की बात करें, अश्विनी जी कह रहे थे कि उनका जो सर्वे होता है, आंतरिक सर्वे, वो उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, पर वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे सैंपल साइज, भारत की, दिल्ली की विविधता को पूरी तरीके से दर्शाने वाला सैंपल साइज हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, हमने बहुत बार देखा है, मैं भी दे सकती हूँ, यहाँ जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी अगर अपना इंटरनल सर्वे करवाएगी तो साइंटिफिकली उसे करवाना पड़ेगा ना, खुद के कंजम्पशन के लिए। उसको
नहीं, मैं आप सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। 2004 और 2009 में जो सर्वे सामने आए थे, उन्होंने दिखाया था कि फील गुड फैक्टर इतना तेज है और इंडिया शाइनिंग की ऐसी आंधी चल रही है कि कांग्रेस के पांव उखड़ जाएंगे, पर असल में हुआ नहीं। यूपीए 1 भी बनी, यूपीए 2 भी। पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की खासियत है, जब तक सर्वे इनके हक में नतीजे दिखाते हैं तब तक सारे सर्वेस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होती, कोई बुराई नहीं निकाली जाती। अभी तक जब कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी, तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं सूझा कि वो 10 तारीख की रैली में या पिछली रैली में बात करें, पर जैसे ही पलड़ा दूसरे का भारी दिखने लगा तो मोदी जी ने कटाक्ष किया। मुझे लगता है आज ज्यादा बड़ा सवाल ये था, समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस इतना खुश क्यों हो रही है। नहीं, क्योंकि मुद्दों के दिग्विजय सिंह आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते हैं, आज रागिनी डिफेंड कर रही है। लेकिन रागिनी जी, इसमें कांग्रेस को कहीं कुछ दिख रहा है क्या? अपने लिए क्या दिख रहा है ये बताओ। ज्यादा महत्वपूर्ण अश्विनी जी, देखिए आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोली, सभ्यता के साथ डिबेट करेंगे। नहीं, मेरी बहन, अरे बहन जी, मैं बड़े अदब के साथ आपको कह रहा हूँ, आप अपने कुछ जीतने के बारे में बताओ ना, आप हमारे हारने के बारे में पूरी बात कर रहे हो। लोगों को इमिग्रेंट कहा है, उसके लिए रागिनी, आप विषय को बदल दें, उस पर भी आप चाहेंगे तो हम आएंगे, लेकिन सर्वे, दूसरे लोग अपना उल्लू मेरा सीधा सवाल आपसे है, सर्वे आपको सही लगते हैं या नहीं लगते? महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान न देते हुए डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सर्वे पर आपको जवाब दिया, मुझे लगता है सर्वे से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की नब्ज को टटोलना, जो कि रोज सड़कों पर होते हैं। रागिनी जी, बहुत माल खाया आप लोगों ने, 15 साल में बहुत माल खाया है, हम ज्यादा बहुत माल खाया, नब्ज को समझ और 15 साल खाया, उसके बाद दूसरे को हैंडओवर कर दिया। पोलर कॉन्टेस्ट के रूप में जनता जान चुकी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मौसेरे भाई हैं। ये एक पार्टी का, ये दोनों मौसेरे भाई हैं। कम करके आंका गया, एक भ्रष्टाचारी पार्टी, दूसरी धोखेबाज पार्टी, जा रहा है। एक भ्रष्टाचारी पार्टी, दूसरी धोखेबाज पार्टी, जिसका न कोई मिशन है न कोई विजन है, तब हम फिर केवल बातों से जो है गुमराह कर रही है जनता को। जनता देख रही है। रागिनी जी, आप अपने आप को डिफेंड करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपनी लाचारी, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में अब सारे लोग एक हो गए थे, मैं आपको बता रहा हूं आज एक नई बात आपको आकाश जी, ये आम आदमी पार्टी 450 सीटों पर लड़ी थी केवल कांग्रेस के कहने से। ये कांग्रेस का एजेंडा था कि 450 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो मिडिल क्लास वोट बढ़ जाएगा, बाद में बुखारी जी फतवा जारी कर देंगे तो इनको कुछ वोट मिल जाएगा, हंग पार्लियामेंट हो जाएगी। वो सपना साकार नहीं हुआ। जनता समझ चुकी है आम आदमी पार्टी का हेड ऑफिस इसमें 10 जनपद हो रखा है, अच्छी तरीके पता है। पार्टी के रिजेक्टेड कैंडिडेट, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की डोर इस समय 10 जनपद से चल रही है। और अब तो मैंने देखा कि आपके वेबसाइट पे, आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे चंदा भी इटली से आया हुआ है। इटली चंदा आ रहा बहन जी, इटली से। और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तो ये सवाल भी पूछना चाहूंगी कि अगर ये चुनाव खत्म होने के बाद, जिसको पता हो जाएगा इस सोनिया जिसको चला रही तो भाग आएगा, क्योंकि उन्हीं ने ये कहा था जैसे लोग नीचे केजरीवाल जिसकी डोर तो सोनिया जी के हाथ में लोग छोड़ के भागते हैं, क्या करेंगे? लगा कर रखी थी तो। और रागिनी बहन मेरी बात तो सुनो, जब तक लोग लगता है कि आम आदमी पार्टी अलग पार्टी है तब तक वहां रहते हैं। जब पता चल जाता है इसकी डोर तो 10 जनपद से चला रही है, ये तो दोनों मौसेरे भाई है, तो वहां से लोग निकल लेते हैं। ये तो देश जान चुका है। इस चुनाव के बाद ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी केवल नूरा कुश्ती चलती रही। जनता देख लिया नूरा कुश्ती, 370 पेज का सबूत लेके जो घूम रहे थे, उसी के आधार पे उनको आप जर्मनी घुमाती हो, उसी के आधार पे आप जो है उनको चंदा दिलवाती हो फोर्ड फाउंडेशन से। आप नहीं दिलवाती मतलब कांग्रेस दिलवाती है। ये 370 पेज का सबूतों का कमाल है, जनता समझ चुकी है। पार्टी के पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ कोई प्रूफ था? अरे प्रूफ है उनके पास, ये मैं भी कह रहा हूँ उनके पास प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ दिखाएंगे नहीं क्योंकि उसी सहारे कांग्रेस उनको सपोर्ट करती रहेगी। अश्विनी जी, आप तो उस वक्त आम आदमी पार्टी में ही थे, आपने वो प्रूफ खुद देखे थे शीला जी के खिलाफ। दूसरों की चरित्र पर मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा आकाश जी, जरा इनको थोड़ा बंद कराइए तो मैं बताऊं। एक मिनट बहन जी, जरा रुकिए, जरा 2 मिनट। अब मैं बता रहा हूं आपको, उनके पास सबूत है, ये बिल्कुल सच है। सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वो 370 पेजों का सबूत है जो अरविंद जी ने बिना आरटीआई के माध्यम से ले लिया, वहां पे अपने व्यक्तिगत संबंधों का यूज करके, उसी को यूज करके जर्मनी घूम के आए,
उसी को यूज करके फोर्ड फाउंडेशन से बिना एफसीआर रजिस्ट्रेशन के चंदा लिया, उसी को यूज करके पिछली बार सरकार बनाई, और उसी के डर के मारे शीला जी ने फिर बोला कि हाँ अगर हंग पार्लियामेंट होगी तो हम सबूत देंगे। वो शीला जी के खिलाफ सबूत है 370 पेज का, सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है वो पूरा। आप दोनों को थोड़ा सा यहाँ पे रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ रामकृपाल जी भी हैं। रामकृपाल जी, एक कई एक्सपर्ट जो बातें कह रहे हैं उनमें से एक ये भी है कि इस बार कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत हथियार डाल दिए हैं और ये कहा है कि हम जितना चुप रहेंगे उतना आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो आम आदमी पार्टी है। ये कांग्रेस के अंदर की फीलिंग है, क्या आपको सही लगती है गलत लगती है? नहीं, देखिए आकाश जी, मैं ऐसा नहीं मानता। हर पार्टी पूरी कोशिश करती है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है लड़ेगी। अब मौसम उसके इस समय प्रतिकूल है, उसके अनुकूल नहीं है, तो वो समझ रहे हैं कि क्या हालत है। लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता हूं क्या इस बार आपको कांग्रेस पिछली बार से भी कम सीटें लेती हुई एक बात आपको बता दूं, एक बात बता दूं, आपका मजबूत होना भाजपा के लिए घातक नहीं है, ये यूपीए को खत्म करेगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि दिल्ली का चुनाव सिर्फ दिल्ली का चुनाव नहीं है। अगर एनडीए के खिलाफ एक कोई दूसरा विकल्प खड़ा हो जाएगा, ये देखिए जब तक यूपीए एनडीए है, कुछ दिन तुम रहो कुछ दिन मैं रहूं, कुछ दिन तुम रहो कुछ दिन मैं रहूं। केजरीवाल का उदय भारतीय राजनीति में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, यूपीए के लिए खतरा है, मैं बता दूं आपको इस बात का। तो अगर कांग्रेस, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर चाह रही है कि आप पार्टी मजबूत हो, आप पार्टी दिल्ली में जीतेगी, तो आप जान लीजिए बिहार पहुंचेगी, पक्का जान लीजिए। जितने चुनाव होंगे सब जाएंगे। जैसा इन्होंने कहा कि 400 साढ़े 400 कैंडिडेट उन्होंने तब खड़े किए थे लोकसभा में। आप अगर जीत गए दिल्ली में, पूर्ण बहुमत मिल गया, तो ये यूपीए के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो मैं नहीं समझता हूं कि यूपीए अंदर खाने आप पार्टी से कोई गठजोड़ चलेगी, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस ने अतीत में गलतियां की हैं। बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने हर रीजनल पार्टी को मजबूत किया, खुद को समाप्त किया, यूपी हो बिहार हो हर जगह हो। क्या आपको दिल्ली में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है इस वक्त? देखिए पूरी ताकत, एक बात आप समझ लें, जब मुझे पता है कि इस एग्जाम में मैं फेल होने वाला हूं तो थोड़ी कम ही पढ़ाई करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूं दूसरा नंबर पा जाए, क्योंकि आपकी हमें दिख रहा है कि हम विकल्प नहीं हैं। लेकिन मैं अजय माकन से भी मेरी बात हुई थी, मैं जानता हूं ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई आपको मजबूत होते देखना चाहते हैं, लेकिन वो जान रहे हैं परिस्थितियां हमारे इस समय अनुकूल नहीं है। तो एक अलग बात है, उतनी तेजी से लड़ाई, उतनी आक्रामकता से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जैसे कि आप और बीजेपी लड़ रही हैं। सर मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं सर, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी भी बात होती है कांग्रेस के मित्रों से, पैनल में बैठते हैं, उनका एक लक्ष्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को रोकना, केवल एक लक्ष्य चल रहा है। इसलिए वो बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। उनको लगता है अगर हम लड़ेंगे तो शायद वोट बढ़ जाएगी, ये वो एक टारगेट पे चल रहे हैं। बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल में बता रहा हूं, और सारे जितने प्रवक्ता मिलते रहते हैं साथ साथ वो ये सब बातें होती हैं। लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली आखिर किस पे चलेगी, रोज रोज के धरने पे चलेगी? दिल्ली एक ऐसे आदमी को दिया जाए जिसने ढंग से काम किया हुआ है, एक ऐसे पार्टी को दिया जाए जो गुजरात में पार्टी प्रूव कर चुकी है, जो मध्य प्रदेश में बाकायदा सरकार चलाने का अनुभव है, जिसको छत्तीसगढ़ में अनुभव है, जिसको झारखंड में है, या एक ऐसी पार्टी को दे दिया जाए जो रोज एक नए नए एक्सपेरिमेंट करेगी, 4 लोग हैं? अरे ठीक है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में बड़ा अच्छा है, मैं आम आदमी पार्टी का स्वागत करता हूं। आप 4-6 साल रहिए, जरा राजनीति में आइए, थोड़ा कुछ दिन सीख लीजिए, विपक्ष में बैठ जाइए, थोड़ा विपक्ष में रह के पॉलिटिक्स को सीख लीजिए, वहां से सहयोग कर दीजिए, उसके बाद आइए आप सामने। लेकिन सत्ता के लिए इतने इतने भूखे होना कि आतंकवादियों को भी टिकट दे देना, मुन्ना भाई एलएलबी को टिकट दे देना, फर्जीवाड़े करना, काली रात को जो है पैसा लेना और बाद में कहना जी मुझे गिरफ्तार कर लो, ये कोई तरीका है क्या? एक मिनट, लेकिन अब तो एक हफ्ते से कम समय बचा है। आप अपने इंटरनल सर्वे की बात कर रहे थे, आपके मुताबिक बीजेपी को कितनी सीटें आती हुई दिख रही हैं? हमें पूरी बहुत अच्छी तरीके से बहुमत से काफी ज्यादा सीट मिल रही है, मतलब आसपास 2/3 मतलब हमें मिल रहा है पूरी तरीके से। यानी आप 40 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस यस यस। और आप आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस के बारे में आपका इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? अब वो हम नहीं बताएंगे, वो हम नहीं बताएंगे। इंटरनल सर्वे हमारा इंटरनल सर्वे है, अदरवाइज फिर इंटरनल कैसे रह जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा तो। लेकिन हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं, ये एकदम जनता भी इंश्योर कर ले, आप लोग भी इंश्योर कर लीजिए। कुछ एक लोग हैं, कुछ एक चैनल जो उनकी एक मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को लाडला बना रखा है, कुछ उनके अपने एजेंडे हैं जिसपे वो इस तरीके की चीजें दिखा रहे हैं।
और ज्यादा दिन की बात नहीं है, 10 दिन 5-6 दिन के बाद उनको दोबारा समझ में आएगा। बिल्कुल एक हफ्ते से कम समय में सामने होगा सब कुछ, देश सुन रहा है आपको। आपका अपना आकलन क्या है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेके? रागिनी, आपको आवाज आ रही है? लगता है जी जी, अच्छा आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। देखिए मैं तो ये कहूंगी अश्विनी जी ने फिर मेरी बात का ही पुष्टिकरण किया है। जो आंतरिक सर्वे है उसमें भी केवल ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बाकी बता देंगे तो आंतरिक सर्वे पब्लिक हो जाएगा। इस तरीके की विरोधाभासी बातें करते हैं और फिर मानते हैं कि जनता रागिनी आंतरिक सर्वे तो हम अपने बारे में बताएंगे ना, कांग्रेस के बारे में थोड़ी बताएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी की विडंबना क्या है? आप मुझे फोन करके अलग से पूछ लेना, आपको बता देंगे आपको कितनी सीट मिल रही है। करूंगी मैं शांति से इनकी बात सुन रही हूं। रागिनी जी को सुन लेते हैं पहले। अगर अश्विनी जी से आप बुलवाना चाहते हैं तो अश्विनी जी बोलते रहें। नहीं आप कहें, बल्कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को जब तक सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं पड़ी, अब फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, फटकार नहीं पड़ी, दिल्ली में रहो, अभी दिल्ली की बात हो रही है। दूसरों के विधायकों को तोड़कर दिल्ली से ही दिल्ली की बात कर रही हूँ, सुन लीजिए जरा, शांति से सुन लीजिए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाना चाहते थे, इसीलिए दिल्ली में चुनाव इतने दिनों तक अटका कर रखे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा तो चलिए चुनाव करवा दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी के रूप में सामने आया, क्योंकि इन्होंने कहा कि 4 प्रदेशों में तो देखिए इसी पे हमारी जीत हुई है। 10 तारीख की रैली 10 जनवरी की जब फ्लॉप हुई, जब जनता के सैलाब के उमड़ने की जो आशा थी वो नहीं आई, तो सोचा कि हार गए तो मोदी जी की साख पे बट्टा बैठ जाएगा। तब किरण बेदी जी इंट्रोड्यूस हुई। अब किरण बेदी जी के पैराशूट लैंडिंग के बाद इतना ज्यादा भितरघात हुआ, मनभेद और मतभेद हुआ, हर तरीके की टीका टिप्पणी हुई, और उसके बाद जो किरण बेदी जी के खुद विरोधाभासी बयान रहे, उसमें फिर इन्हें समझ आ गया कि किरण बेदी जी हमारी नैया नहीं आगे निकाल सकती हैं। तो फिर ही आपका इंटरनल सर्वे क्या कहता है रागिनी जी? मुझे वोट दीजिए। आपने ना बड़ा प्रबल प्रहार अपनी तरफ से कर दिया। मेरे सवाल का जवाब छोटा सा है। अगर एक चीज है कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है तो वो है उनकी हार, और इसीलिए अब आंतरिक सर्वे इनके सामने आ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की बात है, अब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा रागिनी। बिजली पानी के नाम पर त्राही दिल्ली की जनता कर रही थी। कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही थी जनता के बीच में? जब वसंत कुंज की झुग्गियां तोड़ी जा रही थी तब राहुल गांधी खड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बहुत आश्चर्यचकित करेगी, और 10 तारीख को हम सरकार बनाने की पूरी भूमिका में होंगे, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। पहले तो वो अपने बल पे सरकार बनाने जा रहे हैं या आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें लेने जा रही हैं? आपका आकलन, पार्टी का आकलन क्या है? देखिए, एक तो जितने लोग इस बात को आगे रख रहे हैं आपके चैनल पे कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की मदद कर रही है, मैं उसको सिरे से खारिज करती हूं। कांग्रेस अपने बूते पर अपने केंद्रीय क्षेत्रीय नेतृत्व के भरोसे पर सवाल का जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस के लिए सिर्फ बता दें कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। मैं बता रही हूं, जब चुनाव का नतीजा आएगा तो अपने बलबूते पर हम आपको सबसे आगे खड़े हुए दिखेंगे। ना किसी का समर्थन हमें लेना है, ना किसी को समर्थन हमें देना है। दिल्ली की जनता की संवेदना इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि 49 दिन की भगोड़ी सरकार भी देख ली और 8 महीने की बड़बोली सरकार भी देख ली। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सीधी बात कही और पूरे देश ने भी सुनी है। 7 दिन से तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये भी खबर आई है कि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैंने एक बात जरूर सीखी है, और वो ये कि कुछ भी हो अपने पद से इस्तीफा नहीं देना है। रामकृपाल जी। ठीक है, तो उन्होंने ये बात तब सीखी जब वो दे चुके थे। अब जब पद पे रहेंगे तब की अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक गलत चीज है। सिद्धांतों से समझौता करके पद पे बने रहना या कुर्सी हर कीमत पर, ये कम से कम उस आंदोलन से निकले हुए पार्टी के लिए अच्छा नहीं लगता है जो ये कहे कि नहीं पद बड़ा है या सिद्धांत बड़ा है। अगर कहीं आपने पिछली बार भी जब लोकपाल का, जिसके लिए आपने नारा लगाया था, उस सवाल पर जब आपको समर्थन नहीं मिला तब आपने छोड़ा, उसके लिए इतना क्यों गिल्टी हो रहे हैं?
आप ये कहिए कि हमने बिल्कुल कि मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं सिद्धांत और कुर्सी में कुर्सी बड़ी है, अब सिद्धांत छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दूंगा लेकिन पद नहीं छोड़ूंगा, मेरा ये कहना है कि गलत है। हजार बार, ये तो खुद केजरीवाल जी कहते थे कि 1000 बार कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन जिस कॉज के लिए लड़ रहा हूं, अब अगर कह रहे हैं किसी कीमत पर पद नहीं छोड़ूंगा, मतलब आप कॉज को छोड़ देंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये बात मेरे समझ में नहीं है। आकाश जी, मैं आपको फिर से मैं बड़ी गंभीरता के साथ बता रहा हूं, शायद मीडिया इस पर रिसर्च कर समझ में आएगा। पिछली बार भी उन्होंने सिद्धांतों के लिए नहीं छोड़ा था, पिछली बार उनको एजेंडा मिला था, उस एजेंडे के तहत उन्होंने छोड़ा था। उनको एजेंडा बाकायदा इंस्ट्रक्शन मिला था, सपोर्ट मिली थी हर तरीके की, आप जाओ 450 सीटों पे लड़ो। और जहां तक जन लोकपाल के नाम पे इतनी ज्यादा गुमराह करना, मेरा मीडिया से निवेदन है कम से कम इस बात को दिखाए कि दिल्ली में ऑलरेडी 5 साल से एक लोकायुक्त कानून है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा था तो आप उसको अमेंड कर देते। और एक बात मैं आपको बताऊं, भुवन चंद खंडूरी जी ने उत्तराखंड में एक लोकायुक्त बिल पास किया था। उस बिल को अन्ना हजारे जी, प्रशांत भूषण जी, अरविंद केजरीवाल जी, कुमार विश्वास जी सबने बोला कि ये देश का नहीं बल्कि विदेशों के टक्कर का बिल है। उसको यूएन से उसको रिकॉग्निशन मिली थी, बाकायदा यूनाइटेड नेशन से बाकायदा एक कोई एजेंसी है जिसने बताया था कि हाँ ये विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें यूज की गई हैं। अरे अगर आपका इंटेंशन अच्छा था तो आप उसको उसी बिल को यहाँ दिल्ली में लागू कर देते। दिल्ली में ऑलरेडी जस्टिस MM सरीन तो पहले से लोकायुक्त का काम कर ही रहे हैं। आपको इस तरीके से एक नया कहानी करने की क्या जरूरत थी? सीधे इससे स्पष्ट है कि इनका भी इंटेंशन उस समय भी काज इनका नहीं था, इनका काज था पूरे दिल्ली में जाके, पूरे देश में जाके चुनाव लड़ना। इनका इंटेंशन ये नहीं था, ये जो उन्होंने दिखाने की कोशिश किया कि नहीं हम तो जन लोकपाल के नाम पे दे रहे हैं, बिल्कुल वो गलत है। ये दिल्ली की जनता को समझने की जरूरत है। रागिनी, आपके पास भी आऊंगा। आज राहुल गांधी आए और उन्होंने जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले मैं इसी पर एक बात जोड़ना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि गलतियां करते जाते हैं, सीखते नहीं। LG को सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कहा, फिर माफी मांगी। उसके बाद एक और खबर आई जिसमें कि इन्होंने कहा कि सारे देश की मीडिया बिकाऊ है, सारे पत्रकार बिकाऊ हैं। उसके बाद उस पर माफी मांगी। फिर शहादत का नाटक इन्होंने खेला उस जनलोकपाल बिल पर जिस पर इनकी राजनीति केंद्रित थी, आधारित थी। और उसमें इनका आर्गुमेंट क्या था? इनका तर्क यह था कि विपक्षी पार्टियां इनका सहयोग नहीं दे रही थी। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब संसद में लोकपाल बिल कांग्रेस सरकार ने पारित कराया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों को बिठाकर सहमति बनाई। असल में लोकतंत्र में संवाद और सहमति की बहुत बड़ी भूमिका है। जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को स्वघोषित अराजक कहते हैं, वो इस बात को पूरी तरीके से नकारते हैं, खारिज करते हैं। और ये बात भी जनता के समक्ष रखनी चाहिए कि अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली को छोड़ा था। अगर उसको ये इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो सिद्धांतों के पीछे था, आदर्श के पीछे था, तो मैं इसे पूरी तरीके से गलत मानती हूं। रागिनी, आपने कहा कि अपने बल पर कांग्रेस सरकार बना सकती है। यहां पर अश्विनी जी हैं जो कह रहे हैं कि 40 सीटें वो बीजेपी को दे रहे हैं उनके इंटरनल सर्वे के मुताबिक, और जो आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे है उसके मुताबिक कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है 51 सीटों का दिल्ली में। आपका रिएक्शन सबसे पहले? देखिए, योगेंद्र यादव जी ने पिछली बार भी एक आंतरिक सर्वे किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 47 सीटें मिलने वाली हैं। हालांकि इस बात का श्रेय मैं उन्हें जरूर दूंगी कि उनकी क्षमता को कम आका सभी पार्टियों ने, सभी सर्वेज ने, और आम आदमी पार्टी का एक अंडर करेंट था। ये हमें चुनाव के नतीजे जिस दिन सामने आए उसी दिन पता चला। तो मैं बार बार वही बात कह रही हूं कि मौसम विभाग की तरह ज्यादातर जो सर्वेस का रिजल्ट होता है वो सही की जगह गलत बात दिखाता है। और इसी तरीके का अंडर करंट इस बार कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि जिस स्थिरता की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस व्यवस्था और खुशहाली की बात कर रही है, वो 15 साल की व्यवस्था, खुशहाली, विकास कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हमारे राजनीति ने ऐसा क्या कर दिया कि अंडर करंट पैदा हो गई? हमने ही ग्रीन कवर दिया। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया नया? कन्वर्जन किया। सोनिया जी ने ऐसा कौन सा नया काम कर दिया? एकाएक अंडर करंट पैदा हो गई। रागिनी जी, मैं आपको, अरे नया काम छोड़िए, अरे बहन जी सुनिए मेरी बात, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा नया काम कर दिया? ये जितने फ्लाईओवर, अंडरपास, अंडर ब्रिजेस बने हैं वो सब हमने बनाए। नई बात सब दावों के बावजूद पिछली बार तो आप बुरी तरह हार गए ना रागिनी जी। उनका पर्दाफाश हो गया है। उसके बाद से अब तक क्या बदला है? शब्दों का बहुत बड़ा मायाजाल बुना और 8 महीने की, मैं बता रही हूं आपको,
4 प्रदेशों में चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद, चारों में भारतीय जनता पार्टी का स्वघोषित लक्ष्य था पूर्ण बहुमत, एक ही प्रदेश में मिला। लोकसभा के अनुपात में आपने तो सर्वेस खुद किए हैं, सरकार किसकी बनी ये बताओ, प्रदेश में घटा रागिनी जी सरकार किसकी बनी चारों प्रदेशों में? भारतीय जनता पार्टी ने कि सरकार किसकी बनी आप ये बताइए ना। मतलब आप ये बात करके महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रही हैं, आप हरियाणा की जनता का अपमान कर रही हैं, आप झारखंड की जनता का अपमान कर रही हैं। उसके लिए दिल्ली की जनता, रागिनी जी थोड़ा अपने समझिए तो आप बोल क्या रही हैं? आप वहां की जनता का अपमान कर रही हैं ऐसी बातें करके। आप ये आप जानिए 23% बिजली का बिल ज्यादा दे रही है आज दिल्ली की जनता, 8% सरचार्ज ज्यादा लगा हुआ है, नलों से पानी आना तो दूर की बात है, आप लोगों की वजह से टैंकर भी नहीं पहुंच रहे हैं। रागिनी जी पानी की बात बिल्कुल मत करिए आप, पानी की मैं आपको बताता हूँ, मदन लाल खुराना जी 1994 में समझौता किया था, उसके बाद आपकी 10 साल आपकी केंद्र में सरकार थी, 15 साल आपकी दिल्ली में सरकार थी, 10 साल हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, एक बूंद पानी नहीं आया। मुनक कैनाल में भैंस घुमा करती थी, मुनक कैनाल में लोग जो है एक बूंद पानी नहीं आया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हरियाणा में सरकार बनी और दिल्ली में पानी आ गया 4 महीने के अंदर। ये कांग्रेस के टाइम नहीं आया 10 साल में। आपके प्रधानमंत्री रागिनी जी आप बात तो समझिए, रागिनी जी आप मुझे लगता है आप जनता के बीच में जा नहीं रही है। क्या होगी? अरे आप एक बार मुनक कैनाल देख के आइए, आपको पानी वहां बहुत है। कांग्रेस के लोगों से निवेदन है जाके नहा के आए जरा मुनक कैनाल में। देखिए घमंड का सर हमेशा नीचे होता है। घमंड नहीं विनम्रता से कह रहा हूँ रागिनी जी, 8 महीने एक बार मुनक कैनाल में जाइए, कांग्रेस के लोगों से निवेदन है जाए वहाँ पानी पिए, नहा के भी आए, पानी आ गया है। सच्चाई से आपका सामना जरूर होगा क्योंकि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। रेणुका डैम से भी पानी आने वाला है, दोनों काम कर रहे हैं अपना। देख लिया, अब आप नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। अब केवल अपनी एक मिनट अभी आप इसके आगे बढ़े दोनों। उससे पहले मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि रामकृपाल जी एक चीज और है, जितने भी सर्वे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बहुत ही कम है, सिवाय 2 सर्वे का छोड़ दी जाए उनको। क्या आपको लगता है कि वास्तव में इतने कम समय में इतना कुछ बदल गया है भारत में? देखिए मैं फिर उसी बात को कहता हूं, मैं चीजों को क्वांटिफाई करके देखता हूं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आप तमाम मीडिया चैनल इन्हीं की बात कर रहा हूं। लेटेस्ट सर्वे जो मोदी पर किया गया था उनके 6 महीने के कामकाज पर, पहले 100 दिन पर कामकाज पर आप लोगों ने किया था, फिर 6 महीने के कामकाज पर। मई में उन्होंने शपथ ली है, 6 महीने नवंबर में पूरे हुए, आज फरवरी आ गई है, मान लीजिए 2 महीना उसके बाद बीता है समय। ऑल इंडिया का मैंने देखा था कि पूरा सर्वे किया गया था, हर स्टेट वाइज उसका ब्रेकअप था। ऑल इंडिया का 61% आ रहा था, दिल्ली में था कि 63% लोग संतुष्ट हैं। अब जब ये सब सर्वे को देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा वो भी छोड़ दीजिए, अभी 20 दिन पहले के जो आपके ये सर्वे आ रहे थे ओपिनियन पोल्स, उसमें हर जगह बिल्कुल जो उस समय परसेंटेज दिखाई जा रही थी उससे आज बीजेपी का कम से कम 10 से 15% वोट शेयर कम है हो गया। तो मैं जरा ये जानना चाहता हूं कि आखिर इन पिछले 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया, आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, जनता के बीच, मतलब कहीं तो कुछ तो होगा ना फंडामेंटल, या तो कोई बता दे कि इसका ये रीजन है। तो मेरे बात अभी समझ में नहीं आ रही कि ये लड़ाई जो कल तक 2 तरफा थी, अभी कल तक वो एकदम एक तरफा कैसे हो गई है, आई डोंट नो। लेकिन मैं अपने ओपिनियन में अभी भी कांटे का मुकाबला है और देखिए मैं जो आखिरी दौर बचा है मैं बताऊं, इसमें कुछ चमत्कारिक हो सकता है इधर या उधर। देखिए मेरा अपना व्यू पूछें, एक वोटर को अपमानित करना है। अगर लोग ये समझते हैं हिंदुस्तान में कि आज भी वोटर भाषण देख करके और टीवी सुन करके वो वोट को इतना सस्ता मानता है कि दिमाग बदल लिया करता है, मतलब भेड़ है क्या वोटर? जी नहीं, 90% वोटर डिसाइसिव होता है, डिसाइडेड होता है, वो महीनों पहले फैसला कर चुका होगा। आप समझ लीजिए 5 साल में एक बार वोट होता है, दुर्भाग्य से दिल्ली में 13 मतलब लगातार 13 महीने बाद हो रहा है, या मुझे नहीं आइडिया, लेकिन 5 साल जो सब्जी भी खरीदता है बहुत समझ के खरीदता है, कम पढ़ा लिखा आदमी भी, आप क्या समझते हैं 5 साल में वोट देने जाएगा और कोई सोचता है कि मैंने एक भाषण दे दिया, एक वाक्य कह दिया, उससे वोटर बदल जाएगा? जी नहीं, सिर्फ 10% वोटर, या मैं कहता हूँ 7% ऐसे होते हैं जो फेंस सीटर होते हैं, जो फ्लोटिंग होते हैं,
उन्हीं को रिझाने की ये सब सारी कवायदें होती हैं। और ऐसा नहीं हुआ करता है कि आपने एक भाषण दे दिया, टेलीविजन चैनल पे बहस हो गई, उससे सारा बिल्कुल माहौल बदल गया। जी नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ है और अच्छे बुरे का फैसला वो करना जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी, अश्विनी जी और रागिनी जी, आप सभी का।